आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ऑल इंडिया रिजर्वेशन स्कीम के तहत मौजूदा तालीमी सेशन से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में ओबीसी के लिए 27% और माशी तौर पर कमजोर तबकात यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन का मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है। इस फैसले से कमजोर तबकात के तकरीबन 5,500 तलबा को फायदा मिलने वाला है। मरकजी सरकार इस फैसले को तारीखी बता रही है, जबकि अपोजिशन पार्टियों का इस पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रिजर्वेशन के सहारे कमजोर तबके के तलबा को मजबूती मिल पाएगी? क्या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तबकात के तलबा के ख्वाब ये रिजर्वेशन पूरा कर सकेगा? और सबसे अहम सवाल ये कि जनरल कैटेगरी के तलबा क्या इस तरह के रिजर्वेशन सिस्टम के शिकार हो सकते हैं? क्या जनरल तबकात के तलबा का रिजर्वेशन सिस्टम से हक मारा जाएगा? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसी रिजर्वेशन सिस्टम पर बातचीत करने के लिए सेंटर की तरफ से जो रिजर्वेशन दिया गया है, मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से तर्जुमान स्पोक्स पर्सन सैयद यासिर जिलानी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। और लखनऊ से नेशनल स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजीज खान भी इस डिबेट का हिस्सा है। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ एलजेपी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर अजीज, जैसे ही कल नीट के रिजर्वेशन का ऐलान पीएम मोदी की तरफ से और सरकार की तरफ से हुआ, तो सबसे पहला रिएक्शन अखिलेश यादव जी का आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन था वो एक तरह से कामयाब हो गया और उस आंदोलन के पीछे सरकार को झुकना पड़ा। यानी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन के पीछे समाजवादी पार्टी और अपनी भी पीठ थपथपाते नजर आए। देखिए अबू हुरैरा भाई, बड़ा अहम मुद्दा है जिस पर आज चर्चा हो रहा है। जिस तरह जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने बयान किया है, कोई दो बयान नहीं, उसी में सत्यता है। लेकिन थोड़ा इसके और हम बैकड्रॉप पे जाना चाहेंगे कि जब 2015 में इस पर एक मुकदमा कायम हुआ, वो सोनाली कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कायम किया जी। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा कि क्या आप इस रिजर्वेशन के हक में हैं या आप इसके खिलाफ हैं। तो केंद्र सरकार ने वहां पर हलफनामा दिया, वहां पर ये अपने एडमिट किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके पक्ष में हम खड़े मिलेंगे। एक बात जी। अब 2015 से लेकर 2021 तक अभी मुकदमा चल ही रहा है। अगली सुनवाई 3 अगस्त को है। लेकिन देखिए इनका रवैया देखिए कि उस वक्त इन्होंने कहा था हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ रहेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट का जो अगला डेट लगाए वो 3 अगस्त को लगाए। बिल्कुल, अगर इनको यह फैसला करना ही था तो ये 2015 में ही जो आज कर सकते हैं वो 2015 में भी कर सकते थे। बिल्कुल सही। 11,000 स्टूडेंट्स के कैरियर दांव पे लगे। 11,000 ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के जो छात्र हैं उनका कैरियर दांव पे लग गया। 2015 से लेके 2021 तक के बीच में 11,000 बच्चे ऐसे जिनको आरक्षण नहीं मिल पाया। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब सवाल इस बात का है कि अगर इन्होंने आज इस चीज को लॉन्च किया, लागू किया, क्या समझ करके लागू किया? ये 2015 में भी किया जा सकता था। हमारी बात सिर्फ ये है, हमारा कहना सिर्फ ये है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया, आप दबाव में हैं, हालात बेकाबू हो चुके हैं, तो आप ओबीसी समाज को लॉलीपॉप देने के लिए आज इस तरीके का सिगुफा छोड़ रहे हैं। ये तो उनका हक है, ये तो उनका अधिकार था। आपने उनके अधिकार को 2015 में ही ले लिया था। अब वो आज हक और हकूक की बात जो हो रही है, वो हक दोबारा मिल रहा है, तो इसमें आपका कोई इसमें रोल नहीं है, योगदान। समाजवादी पार्टी हमेशा 2015 से लेकर के लगातार हमेशा लड़ाई लड़ती रही कि इनके हक को केंद्र सरकार दे या सुप्रीम कोर्ट। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि 2015 में ही ये रिजर्वेशन अगर लाया जाता तो बहुत से तलबा ऐसे थे जिनका हक नहीं छीना जाता। इस पर हम जवाब लेंगे यासिर जिलानी साहब से। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आप एजुकेशन से भी जुड़े और इससे पहले डॉक्टर अजीज खान साहब जो बोल रहे थे वो भी
एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं सियासत के साथ साथ। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, इस रिजर्वेशन सिस्टम को कैसे देखा जाए? क्या आपको भी इस रिजर्वेशन के पीछे कहीं ना कहीं सियासत नजर आती है? जो पिछड़े वर्ग को और विशेष करके आर्थिक रूप से जो विपन्न वर्ग है उनको जो रिजर्वेशन सरकार के द्वारा बेशक जिन कारणों से भी दिया गया, मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस देश में उन वर्ग को उनका अधिकार मिलना चाहिए जी। जहां तक बात अब आती है कि इस पर क्या हुआ और क्यों, क्या इंटेंशन था सरकार का और क्या मजबूरी थी सरकार की, इस पर एक जरूर विचार का मुद्दा है। और उन विचार उस पर मैं जरूर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह की परिस्थितियां पिछले 2 साल में बनी है, संभवतः उस पर चर्चा डॉक्टर साहब ने की है, अजीत साहब ने, लेकिन वो पुरानी चर्चाओं को कंटिन्यूएशन में अब उस पर नहीं करूंगा दोबारा, उन्होंने वो चीजें बैकग्राउंड दे दी है। जो 2 साल के अंदर जुलाई 2020 की बात करूं, मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और वो डिसीजन था कि जिस पर कि बच्चे जो है लगातार इस पर लड़ाई लड़ रहे थे कि EIQ में हमको भी उसका रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हाई कोर्ट मद्रास ने कहा कि इस बार तो अब लेट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से सरकार इसको लागू करे कंपलसरी जी। अब दिक्कत क्या होती है वो भाई, यहाँ अब 13 जुलाई को, इस साल की बात कर रहे हैं, नीट 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है, आपको भी साइट पर सारा चीज होगा, आप देखेंगे उसमें जो मेंशन की सरकार ने, उसमें कहीं से भी मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं ली। और ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में जो EIQ पे क्या होना चाहिए कोई मेंशन नहीं था। मजबूरी में प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद में जो है एक हाई कोर्ट में फिर कंटेम्प्ट पिटीशन डाला गया कि कोर्ट के कहीं ना कहीं इस फैसले का कहीं ना कहीं सरकार जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है अपमान कर रही है। और इस डर से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर से जो है 19 जुलाई को जब यह डाला गया था, तो 19 जुलाई को हाई कोर्ट ने क्या कहा था, जरा भी एक मिनट सुन लीजिए। द यूनियंस अटेम्प्ट टू नॉट इंप्लीमेंट द ओबीसी रिजर्वेशन कोटा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन द एकेडमिक ईयर 21-22 appear to be contemporaneous in derogation of the order dated July 27, 2020 passed by this court। एकदम क्लियर है, क्लियर मेंशन है कि कोर्ट ने इनको डराया धमकाया और तब जाकर के जो है 26 तारीख को तुषार मेहता जी जो है सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कोर्ट को जाकर के एश्योरेंस दिया कि हम जो है इस पर काम करेंगे। संजोग से जो अभी डिसीजन आया है उसमें भी बहुत सारे मामले हैं। इसमें भी कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो सोनाली कुमारी का जो केस चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन दिया है। और इसको, लेकिन जो भी डिसीजन दिया मैं इसको मानता हूं कि चलो देर आए दुरुस्त आए, और दबाव में ही कारण, किसी के प्रभाव के ही कारण 2015 से अभी तक आपने नहीं किया था, मजबूरी में ही सही आपने इसको लिया है। हाँ, नहीं देर से आया, लेकिन ये डिसीजन अच्छा है, इससे जो पिछड़े तबकात है उनका फायदा होगा। लेकिन अगर ये कदम पहले उठा लिया जाता तो शायद जिन लोगों का हक मारा गया है वो आज कहीं ना कहीं मायूस नहीं होते। मैं सैयद यासिर जिलानी जी आपके पास आना चाहूंगा। यासिर जिलानी जी, कांग्रेस को भी आपने सुना, समाजवादी पार्टी को भी आपने सुना, और दोनों का यही इल्जाम है कि ये कदम सरकार पहले उठा सकती थी। सरकार ने कदम उठाया, बहुत अच्छा, सरकार का ऐलान बहुत अच्छा, लेकिन यह ऐलान 2014 और 15 में जब सरकार आई थी उस वक्त भी किया जा सकता था। देखिए अबू हुरैरा जी, आज मैं किसी तरह की ऐसी कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं जिसमें मुझे कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे जो हम छीटाकशी डेली करते हैं मुद्दों को लेके, और हम उस पे राजनीतिकरण का एक बहुत बड़ा एक ब्रांड बना के उसी को डिबेट के इर्द गिर्द घूमना चाहते हैं, वो ऐसा करना नहीं चाहता हूं। मैं जो प्रधानमंत्री की सर्वस्पर्शी सोच है उसके लिए अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी के लोगों के लिए मेडिकल की पढ़ाई में और कमजोर वर्ग के लिए जो आरक्षण सामने लाके रखा है उसके लिए अभिनंदन करता हूं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वह जो मूल मंत्र है सबका साथ, विकास और विश्वास, ये चरितार्थ करता है कि प्रधानमंत्री सबके लिए सोचते हैं। जब सारी चीजें, मैं उन कोर्ट के वो सोनाली कुमारी का जो पिटीशन है, ये उस पे समाजवादी पार्टी अपने आप को क्रेडिट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, मैं बिल्कुल उस पे कोई बात नहीं रखूंगा। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि आज तमाम हर तरफ से पूरे भारत में
इस डिसीजन को लेके एक तरीके से खुशी की लहर है छात्र और छात्राओं के बीच में, और भारत के तमाम लोग प्रधानमंत्री की भीनी भीनी प्रशंसा कर रहे हैं। और आप यकीन माने कि इस तरह की डिसीजन लेने के लिए हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो जानी जाती है। और इसका ये क्योंकि वो अपने यही बात तो डॉक्टर अजीज ने पहले कही थी, और यही बात अजय उपाध्याय जी ने कही कि ये कदम पहले भी उठाया जा सकता था। कदम बहुत अच्छा है लेकिन देरी हो गई। अजय उपाध्याय जी नहीं देखिए, एक पूरा अब मैं उसमें मैं अगर वो सारे बिंदु अभी लेके आऊं तो हमें 1 घंटा लग जाएगा कि कौन कोर्ट गया था, कैसे क्या हुआ था, किसकी सरकार में कब कैसे लोगों से उन्होंने कहा कि हम आपको किस वर्ग को उन्होंने आरक्षण देने की बात कही थी। 5 साल सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, आरक्षण तो छोड़ दीजिए, जो परसेंटेज बताया था उससे भी ज्यादा घटा दिया। उस वक्त के लोगों को जो नौकरी संविदा में दी गई थी। चलिए ठीक है, डॉक्टर अजीज कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, यासिर जिलानी जी, डॉक्टर अजीज खान जी, डॉक्टर अजीज खान सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अबू भाई, 2-3 सवाल है यासिर भाई से, बड़े विद्वान आदमी है। हम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बातें जो हो गई वो हो रही हैं, वो तो भी होंगी। हम इनसे जानना चाहते हैं कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, पिछड़े समाज के ये हमदर्द है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हमदर्दी दिख भी रही है। 4% उनको आरक्षण मिला, 23% आरक्षण ये खा गए। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशान है। 5,858 जो शिक्षक है वो पूरी तरह से चौराहे पर है, परेशान है। उसको नौकरी नहीं मिल पा रही, ये नौकरी उसको कब देंगे? एक बात। बांदा यूनिवर्सिटी में 16 भर्तियां हुई है प्रोफेसर की, 11 उसमें सवर्ण ठाकुर जात के हैं, 5 सवर्ण है। आखिर ओबीसी कहां गया, उसका कुछ अता पता नहीं है। वो ये आरक्षण उनका कब देंगे, कब वहां पर प्रोफेसर की भर्ती कराएंगे? ये काफी हमदर्द है ओबीसी समाज के। दूसरी बात, माननीय राजनाथ सिंह जी ने 2015 में बाकायदे बयान दिया था कि पिछड़े समाज का जातिगत जनगणना कराएंगे, सभी जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर वाकई में आप जनगणना करा ले तो ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, उसकी संख्या और उसके साथ साथ उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उनका विकास क्या हुआ है और किस स्तर पर वो है, वो वास्तविकता पता चल जाएगी। उन्होंने कहा था कि हम इसका जनगणना कराएंगे, आज तक जनगणना नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले एक बड़े मंत्री इनके बयान दे रहे हैं कि साहब हम जनगणना नहीं करेंगे। ठीक है यासिर जिलानी जी, जो सवाल डॉक्टर अजीज का है कि ओबीसी के हमदर्द है, अगर बीजेपी या आप लोग अगर ओबीसी के हमदर्द हैं तो नौकरियों में भी यही फॉर्मूला क्यों नहीं आजमाया जा रहा है? अबू हुरैरा साहब, हम भारत के 1.25 अरब जनमानस के हमदर्द हैं, और आप डॉक्टर अजीज साहब तो बड़े विद्वान आदमी हैं और बड़े संजीदगी के साथ डिबेट करने के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा में क्या रेशियो है जरा खुद ही बता दें। लोकसभा में अभी जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, ओबीसी को कितनी भागीदारी दी है इस सरकार ने। भारत देख रहा है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री सबको लेके सोचते हैं। आप इस वक्त कम से कम अजीज खान साहब टीका टिप्पणी मत करिए, इससे आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी तरह का कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने जा रहा है। हम सबका विकास चाहते हैं। जिन शिक्षकों की आप चर्चा कर रहे हैं और जिन प्रोफेसरों की भर्ती पटना विश्वविद्यालय या पटना के किसी और भी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के ड्यूरिंग जब उनका समय आएगा तो वहां भी भर्ती हो जाएगी। किसी एक जाति को लेके वोट करने की नहीं कि स्वर्ण जाति के इतने लोग हो गए, इस जाति के इतने लोग नहीं। हम सब जातियों की बात बराबर करते हैं, लेकिन जो दबे कुचले हैं, जो समाज के पिछड़े हैं, उनको हम बिल्कुल जिस तरीके से सरकार उनके बारे में सोच रही है आगे भी सोचेगी। और जो सरकार ने वायदा किया था जिस वर्ग के लिए, वो सामने काम करते हुए दिख रहा है। हम कोई हवा में बात नहीं करते। ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज खान आपके पास भी आऊंगा। यासिर जिलानी जी, आपकी बात हो गई। मेरे साथ संजय सर्राफ साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन एलजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। संजय सर्राफ जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। संजय सर्राफ जी, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है। संजय सर्राफ जी, सेंटर में क्योंकि आप अलायंस में हैं, बीजेपी की और एनडीए का हिस्सा है, सरकार जो नीट पर रिजर्वेशन का उसने जो ओबीसी को लेकर ऐलान किया है, रिजर्वेशन को लेकर,
इस पर अपोजिशन का सीधे सीधे यही कहना है कि यूपी में क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, उधर पंजाब में चुनाव है और कई रियासतों में आने वाले दिनों में चुनाव है, इस चुनाव को देखकर यह सरकार ने कदम उठाया है। वरना अगर सरकार की नीयत सही होती तो यह कदम पहले भी उठाया जा सकता था, यह ऐलान आज से कई साल पहले हो सकता था। संजय सर्राफ जी, देखिए, अपोजिशन के पास आज के दिन में कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। अब ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। इनको कुछ भी, अगर ये कंस्ट्रक्टिव वे में कुछ बोलना चाहते थे तो ये पार्लियामेंट में बोल लेते। तो पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए। तब तक पार्लियामेंट में किसानों की बात करते रहे, किसानों के ऊपर चर्चा करते रहे। जब पार्लियामेंट में बात करने की प्रॉपर लोगों के लिए, आम जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, गरीब गुरबात के लिए, ओबीसी के लिए बात करने की आई तो तब इनके नेता उठ के भाग गए। तो इन सब के पास देखिए, आज इनको मुबारकबाद देना चाहिए। इनको भी लोगों के बीच में मैं कहता हूं, जो कल नहीं हुआ वो अगर आज हुआ, ये क्यों कहते हैं कितने सालों से, 6 साल 7 साल ही हो गए। इस 7 साल में देखें कितनी उपलब्धियां हम लोगों के गवर्नमेंट के माध्यम से हो गई, हमारी एनडीए गवर्नमेंट ने की। इनको किस बात की, ये कोई कंस्ट्रक्टिव वे में बताए कि भाई ये चीज नहीं हो है। इस चीज पर जो जो मैनिफेस्टो में, एनडीए के मैनिफेस्टो में है, उन सब चीजों पर काम हो रहा है। अब इनको प्रेजेंट में सरकार के पास कुछ भी नहीं है बोलने लायक। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव चीज है हम उसको भी लेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये भागते क्यों है पार्लियामेंट से, ये पार्लियामेंट में बैठते क्यों नहीं है? तो ये सब चीजों का, ठीक है, देखिए पार्लियामेंट का इशू अलग है। आज हम जिस रिजर्वेशन के इशू पर बात करें, इस पर चर्चा कर ली जाए। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इसी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, एक सवाल मैं और समझना चाह रहा हूं जो हर किसी के जहन में आता है कि ठीक है, आप रिजर्वेशन सिस्टम लेकर आए, आप रिजर्वेशन जो पिछड़े हैं, जो ओबीसी तबके से आते हैं, आप उन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं ताकि उनका फ्यूचर रोशन हो सके, उनका जो फ्यूचर है वो एक तरह से उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जनरल कैटेगरी के जो तलबा हैं, क्या वो इस रिजर्वेशन के पीछे कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे? मुझे लगता है अबू भाई, जो अभी जो परिस्थितियां हैं पूरे देश में और जिस तरह का माहौल है, आरक्षण की राजनीति तो निश्चित तौर पे बहुत सारी पार्टियां करती ही हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं उसी दायरे में रह करके अपनी बात सोचते हैं। जबकि सोचना ये चाहिए कि सच में लोग जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो या सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, और उसमें भी क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट है जो हम लोग की सरकार ने अपने समय पे लाई थी, या एजुकेशन के मुद्दों पर भी जो एक रिजर्वेशन होना चाहिए, चूंकि महंगा हो गया है एजुकेशन का सारा सिस्टम, और विशेष करके मेडिकल एजुकेशन तो हम सब जानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं इस दौर से कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई परिवार का मेंबर ऐसा इसमें प्रयास करता होगा, और कितना महंगा है। तो सामान्य आदमी के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे किसी भी जाति और धर्म के हों, सवर्ण और पिछड़ा और दलित की बात मैं नहीं करता हूं, उनके लिए भी, और जो सामाजिक आधार पर जिनकी मजबूरियां हैं, उनको भी कहीं ना कहीं देने की जरूरत है। और आज उसी का नतीजा है कि भारत की परिप्रेक्ष्य में यदि देखें, चाहे हम जितनी लंबी बातें करने, कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक राइट है। मैं नहीं किसी को दे रहा हूं, भाजपा नहीं दे रही है, कांग्रेस नहीं दे रही है, सपा और बसपा, ठीक है, हम कोई राजनीति कर सकता है पार्टियों के बैनर पर, लेकिन सच्चाई है कि भारत के संविधान ने यह अधिकार दिया है उन्हें कि ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। चूंकि देश का विकास तभी होगा जब सभी दल और सभी समाज के लोग, सभी क्षेत्र के लोग ऊपर उठ करके आएंगे, और उसी का नतीजा है कि अभी भी 13 तारीख को यदि सरकार को देना होता तो 13 तारीख को नीट में नोटिफिकेशन दे देती, लेकिन नहीं दी नोटिफिकेशन। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जब मामला आया, कोर्ट में गया और मद्रास हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि या तो आप करो या नहीं तो कंटेम्प्ट का कोर्ट पर जो है अवमानना का आप जो है कहीं ना कहीं उसके लिए भुगतभोगी हो। तब सॉलिसिटर जनरल को आना पड़ा भारत सरकार को। तो मैं कहता हूं कि सिर्फ पीठ थपथपाने और इसको भी अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप करें। देखिए, मंदिर के मुद्दे पर भी 10 सेकंड में सिर्फ लेना चाह रहा हूं, किस तरह से 35 साल तक सिर्फ 10 सेकंड बात पूरी कर लीजिए। मंदिर के मुद्दे पर भी आपने देखा 35 साल तक कैसे राजनीति हुई, कई बार इन लोगों ने सत्ता में आए, कैसे राम लला को भी ठगा, और बाद में चंदा चोरी में भी ये लोग अब पकड़े ही जा रहे हैं, दिख रहा है। लेकिन कोर्ट ने वो डिसीजन दिया था, इसलिए सभी वर्ग को मान्य हुआ। अब अपना यासिर जिलानी जवाब दे रहे हैं जी। यासिर जिलानी जी, आज भी कोर्ट ने डिसीजन दिया है, कोर्ट का डिसीजन है, और मजबूरी में सरकार को ही, जब कोर्ट डिसीजन देती है तो सरकार को ही काम करना पड़ता है। बिल्कुल जी।
जी 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 देखिए, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप शुतुरमुर्ग की तरह सर को नीचे कर लेते हैं कि शिकारी आपको देखेगा नहीं, बट शिकारी जो जनमानस है वो देख रहा है आपके जो आप काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से प्रतिबद्ध और कटिबद्ध जो है उसी के नजरिए से प्रधानमंत्री ने, आप खुद कह रहे हैं, अजीज खान साहब कह रहे हैं ये लंबित मामला है, उन्होंने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बैठक में मंत्रियों को ये निर्देश दे दिया था और अधिकारियों के साथ कि इसमें कोई ना कोई अब डिसीजन लेने की जरूरत है। आप थोड़ी सी चीजों को समझने की और देखने की, सच्चाई बताने की कोशिश करिए। तो सच्चाई का मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है, यासिर जिलानी, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है। तारीख को जब नहीं चल रहा है, लेकिन आप देखिए क्या है मसला क्या है। अजय उपाध्याय जी को सिर्फ कोर्ट दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री ने जो बुद्धिमान है और आप छात्र राजनीति से आए हुए व्यक्ति हैं। अरे तो सुनिए तो सही, सुन लीजिए के आदमी आपको तो समझ भी सब चीज की है। आप बताइए 19 तारीख को कंटेम्प्ट पिटीशन डाला था कि नहीं? हमने माननीय कोर्ट पे किसी तरह की कोई बात नहीं करी, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, जो मजबूत इच्छा जो उनके अंदर है अपने जनमानस के लिए, क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को अगर आरक्षण दे रहे हैं तो कुछ गलत कर दिया? आप बताइए, आप इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं? बीच में नहीं बोलना चाहता। देखिए, आप कम से कम सरकार बहुत अच्छा जनमानस के लिए कोई काम करिए तो तारीफ करिए ना, डेली राजनीति मत करिए। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर अजीज, ये तो सच्चाई की मामला तो अभी कोर्ट में है, लेकिन सरकार ने कोर्ट के किसी फैसला आने से पहले ही इस पर एक तरह से इसका ऐलान कर दिया। अब अगर ये फैसला अगेंस्ट में सरकार के आता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इसे वापस लेना होगा, लेकिन सरकार को क्योंकि अपनी पीठ थपथपानी थी, एक बड़ा ऐलान करना था, तो फैसला आने से पहले ही सरकार ने एक तरह से ऐलान कर दिया इसका। देखिए अबू भाई, अभी देखिए ये संविधान के खिलाफ क्या क्या करेंगे ये देश देखेगा। अभी देख रहे, जब जो चीज 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था उस वक्त आपने कुछ और कहा। आज 3 अगस्त को फिर केस लगा हुआ है, अचानक फैसला करने का क्या मतलब है? ये सब समझ पा रहे हैं, ओबीसी समाज का व्यक्ति भी समझ पा रहा है। इतनी जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में फैसला क्यों? एक बात। दूसरी बात, अभी जिलानी साहब ये कह रहे थे साहब मंत्री बना के भेजे गए ओबीसी, और ये अरे वो सब कागजी मंत्री हैं, कागज पे सिर्फ दर्ज है, वो काम करने की हैसियत में नहीं है। मैं ये बता दूं। और ठीक है, संजय सर्राफ भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय सर्राफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं दोबारा से आ रहा हूं। ठीक है, मैं यासिर जिलानी में आ रहा हूँ। यासिर जिलानी जी मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अजीज मैं आ रहा हूँ। संजय सर्राफ जी, क्या वाकई में सिर्फ एक तरह से बहलाने और फुसलाने वाला ये ऐलान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर पूरा मामला चल रहा है? नहीं, बहलाने वाली बात है। देखिए, मेडिकल एजुकेशन सबको पता। जी भी हमारा एक साथी भी बोल रहा था 5% खाली गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें खाली रिजर्वेशन की प्रोसेस थी अभी तक। उसके बाद में रेस्ट जो 78% कहीं पर भी रिजर्वेशन नहीं है। 13% सीट्स है रिजर्व्ड फॉर लोअर कास्ट स्टूडेंट्स। अभी भी हरासमेंट और अभी भी ब्रूटल डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में नहीं। आपके संजय सर्राफ जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। यासिर जिलानी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यासिर जिलानी जी, यासिर जिलानी जी, जो बात डॉक्टर अजीज कह रहे थे कि क्या सिर्फ ओबीसी और जो पिछड़े तबकात है उन्हें बहलाने फुसलाने के लिए ये इतना बड़ा ऐलान किया गया है? क्योंकि जब पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, सरकार को इंतजार करना चाहिए था। जी नहीं, देखिए, ये लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, इन्हें फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा कि हम लोग 1.25 अरब जनमानस के लिए कटिबद्ध है, ये सरकार उनके लिए काम कर रही है। उसमें जो लोग पिछड़े चुनाव से ठीक पहले आप इस तरह का ऐलान करते हैं तो ये राजनीति नहीं, ये सियासत नहीं। यासिर जिलानी जी, अगर ताकत दी जा रही है, यासिर जिलानी जी, चुनाव से ठीक पहले इस तरह का ऐलान, ये सियासत नहीं है। और कल को ये देखिए, अभी तो ये अबू हुरैरा साहब अभी आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये क्लेम कर रहे थे आप ही के डिबेट में कि ये तो समाजवादी पार्टी का पूरा किया हुआ काम था, उसको क्रेडिट लेने की कोशिश भाजपा कर रही है। तो हम अगर ऐलान हमारी सरकार ने कर दिया तो तब तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर हमने देर कर दिया होता तो ये पता नहीं क्या क्या जनता के बीच में जाके भ्रम फैलाएंगे। डॉक्टर बस 10 सेकंड, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर अजीज जवाब दे रहे हैं। जी
जिलानी साहब रुके जी, यासिर जिलानी सुन लीजिए। अबू भाई, जी, जी। अबू भाई, एक मिनट, अबू भाई देखिए, हम समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था केंद्र सरकार से, उस वक्त अगर आप एडमिट करते, उस वक्त तो आपने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, और जी, जी। आज आप खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इग्नोर करके खुद अपना फैसला सुना रहे हैं। तो बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब सरकार ने यह ऐलान किया है और खुशाइंद ये है कि पिछड़े जो तबकात हैं उन्हें एक तरह से कहीं ना कहीं इस पर फायदा मिलेगा। सियासत तो इस पर होती रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है और देखना यह भी अहम होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है और उसके बाद क्या जो पिछड़े तबकात हैं उनका मुस्तकबिल रोशन होगा इस रिजर्वेशन के जरिए, तो वाकई में इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान साहब, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, यासिर जिलानी जी और संजय सर्राफ साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए।